अब जो पिंडी वाले हजरात हैं और अपारा वाले हजरात हैं, उन्होंने जनाब ये पैगाम पहुंचाया। जो दो इस वक्त की स्टेक होल्डर्स हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ शरीफ इन दिस सिस्टम, एक मरीम नवाज और दूसरे चाचू शबाज थी। उन्हें ये पैगाम बचाया गया कि मियाँ साहब फिर से शरारतें कर रहे हैं और ये बार बार जो 2027 की बात कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है। जो राना सनाउल्लाह कहता है वो मान लें तो उसमें तो आर्मी चीफ का नुकसान है कि 2027 में जनाब वो ख़त्म हो जाएंगे। जबकि जो बात मैं कह रहा हूँ वो असल में वही बात है जो उनके दिल में भी है और उनका प्लान भी है कि वो पहले वाला नोटिफिकेशन जो है वो तो एक्सपायर कर जाएगा नवंबर 2025 में। तो फिर जो नया कानून है उसके मुताबिक जो इनको एक्सटेंशन मिलेगी दैट विल लास्ट टिल 2030। और फिर नए वाले कानून में एक और पख भी है, और वो पख ये है कि एक एक्सटेंशन के बाद दूसरी एक्सटेंशन तकरीबन मिल सकती, उसमें फेडरल गवर्नमेंट चाहिए। अच्छा जो मिल जाएगी तो फिर 2030 के अंदर पांच और डालें तो 35 तो हो गए ना सर। तो आप इस वक्त 13 साल की प्लानिंग करके रखें, बाल आपके मेरे जैसे होंगे तो उसके बाद कोई बात बनेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन मोहतरम शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेरी मच वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू सर। सर पहले तो खैर पंजाब की तरफ आते हैं और फिर मरी प्लान जो डिस्कस हो रहा है उसकी तरफ आते हैं। सर पंजाब में जहां पर तबाही हो रही है, फसलें तबाह हो गई हैं और लोगों की पब्लिक वेल्थ तबाही है जो कि फैली हुई है। जिक्र ये हो रहा है कि जो रूडा मंसूबा था, रावी अर्बन डेवलपमेंट था, जो वो इमरान खान का मंसूबा था। हमने इमरान खान साहब की वीडियोस भी देखी हैं। वो प्लान क्या था सर? असल में दरिया रावी को कैसे आप प्रिजर्व कर सकते थे, या कैसे आप ये जो डेवस्ट्रेशन होनी है इन्हें अवॉइड कर सकते थे? सर सराब भाई देखें, बात यह है कि अगर आज मुसलमानों की हालत ज़ार देखें और उनके करतूत देखें तो उसके बाद आप अल्लाह को तो नहीं इसका इल्ज़ाम ठहरा सकते कि उन्होंने मज़हब ही ठीक नहीं बनाया था। तो देखिए बात यह है कि जो रूडा प्रोजेक्ट था उसको थोड़ा सा सबको स्टडी करने की ज़रूरत है। व्हाट वाज द रूडा प्रोजेक्ट, एंड रूडा प्रोजेक्ट के पीछे इमरान खान साहब का जो एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था कि देखिए वो एक इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से रूडा प्रोजेक्ट वाज अ गुड थिंग। दो चीज़ें हैं, एक तो लाहौर के अंदर जो वाटर बेड है वो बहुत नीचे जा चुका था क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर कोई नहीं था। तो आइडिया ये था कि जो रिवर रावी, चूंकि इंडस ट्रीटी के बाद वो तो एक किस्म का खराब ख़त्म ही हो चुका है ना, उसके अंदर तो पानी सैलाब में ही आता है। तो वहाँ पे बाकायदा तौर पर वहाँ पर पानी की स्टोरेज की जाए, स्पिलवेज बनाए जाएं जिसमें एक तो सैलाब का पानी, दूसरा बारिशी पानी और तीसरा लिंक कनाल से दूसरी जगहों से पानी लाकर उसको वाटर स्टोरेज, सैनिटेशन और दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो ओरिजिनल रूडा का प्लान जो खान साहब ने अप्रूव किया था उसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, उसके अंदर बैराजेस बनाई जानी हैं, उसके अंदर बंद हैं, वो वॉल है जिसने प्रोटेक्ट करना है कितना ज़्यादा पानी का बहाव आएगा। और फिर सबसे बड़ी उसकी चीज़ ये थी कि जो सैलाबी पानी उसको फैक्टर इन किया गया था कि सैलाब आना है, और सैलाब जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आने वाले वक्तों में ज़्यादा आएंगे। तो उस सारे पानी की यूटिलाइजेशन करनी है उस, एंड इट वाज बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बी स्पेंट ऑन दैट। दैट वाज द ओरिजिनल प्लान। इमरान खान साहब देखें, रूडा का प्लान कब अप्रूव होता है? 20 में जाके कहीं अप्रूव होता है, 20-21 के बाद आपकी तो हुकूमत ही खत्म हो गई। प्रोजेक्ट की, इस तरह के प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन सालों में होती है। मुझे ये बताइए ना, 22 से लेके 2025 तक जो ओरिजिनल प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई है? इसके बरक्स ये होता है कि जो रिवर बेड के ऊपर सोसाइटियां हैं उनको 2024 में, जिसमें से रिवर ये पार्क व्यू सोसाइटी जो अलीम खान साहब की है, क्योंकि उन्होंने खान साहब से दगा की और नए हुक्मरान के गुन गाने शुरू कर दिए, तो उनका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव कर दिया जाता है। अब जब आप रावी के अंदर घुसेंगे तो फिर रावी बदला तो लेगा, रावी आपके घर में घुसेगा। तो रावी ने तो सिर्फ वही किया जो एक नेचर का निज़ाम है। घुसे तो आप रावी के बेड के अंदर ना। जो अलीम खान साहब की सोसाइटी आज डूबी हुई है उसका रूडा से क्या ताल्लुक है? वो तो रिवर बेड के ऊपर, रावी के ऊपर आपने जाकर एक सोसाइटी खड़ी कर दी। अब मुझे बताइए कि ओरिजिनल प्लान की अगर कोई 2024 में जिसने वायलेशन की, जिसने ये अप्रूवल दिए, आज उन्हें गिरफ्तार करें, नैब वाले एंटी करप्शन वाले गिरफ्तार करें। और इस चीज़ की अप्रूवल चीफ मिनिस्टर के बगैर नहीं हो सकती, तो चीफ मिनिस्टर को उसके ऊपर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। इमरान खान तो जेल में बंद है, उसके ऊपर 10 केस और कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि 2022 से लेकर 2025 तक कौन हुक्मरान थे, किन लोगों ने अप्रूवल्स दी? रिवर व्यू की सोसाइटी की जो ये अप्रूवल्स हैं, इनका ब्राउन, ग्रीन से ब्राउन करना, ये सब पोस्ट 2022 होता है। इमरान खान को अलीम खान ने इसीलिए छोड़ा था कि इमरान खान जो था वो मुझे बेनिफिट नहीं दे रहा था, इमरान खान जो था मेरी सोसाइटियों के अप्रूवल्स नहीं कर रहा था। सर तो ये
अलीम खान साहब ने क्या वाकई इमरान खान से ये दरखास्त की थी कि इस जगह की अप्रूवल दी जाए अलीम खान को, और ये उसका इंटरेस्ट था उस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए यही तो असल में जगह था, झगड़ा था ना। दो दफा तो मैं भी अलीम खान के सिफारशी गया था। देखिए मैं दो दफा तो खान साहब के पास, अलीम खान के साथ मैं भी बतौर सिफारशी गया जी, कि अलीम खान साहब हमारी पार्टी के हैं, जमात के हैं, इनका ये कहना है कि इनको जो अप्रूवल्स हैं वो नहीं मिल रही क्योंकि इनको टारगेट किया जा रहा है। मेरा उसमें इस्तदा ये थी कि जनाब ये इनकी बात सुनी जाए और इस पर की जाए। और खान साहब ने कहा कि मैं तो इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, अगर इसकी अप्रूवल बनती है तो होगी रूल्स मुताबिक। मैं किसी को फोन करके ये नहीं कहूंगा कि अलीम खान मेरा साथी है, मेरा हमायती है, तो इसको अप्रूवल दे दो। अलीम खान ये चाहते थे कि वो खान साहब हुक्म जारी करें, जो कि वो तो देखे ना, खान साहब तो आज के दिन भी क्या कहते हैं कि जनाब आप मेरे पूरे खानदान को जेल में डाल दें, मैं अपने असूलों से नहीं हटूंगा। तो इमरान खान जैसा पहले था वैसा अब है। देखिए मिसफिट पूरे निज़ाम के अंदर सिर्फ एक शख्स है, वो अडयाला जेल में है, वो इमरान खान है। जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो फाइलों को ग्रीस लगाने वाला निज़ाम है, जो कहते हैं कि जी चलाई जाओ सब कुछ, उस निज़ाम को कबूल नहीं करता। देखिए अलीम खान को, मुझे एक बात बताइए, अलीम खान खान साहब खुद रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि 2013 से लेके 2018 तक जब शहबाज शरीफ का दौर था तो उनके ऊपर ना ही कोई मुकदमा बना और ना ही उनकी कोई अप्रूवल रुकी। अलीम खान के ऊपर मुकदमे भी बनते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं और अप्रूवलें भी रुकती हैं, कब? 2018 से 2022 तक। तो आज के सैलाब का इल्ज़ाम तो फिर इमरान खान के ऊपर नहीं लगाया जा सकता ना मेरे भाई। दैट्स ट्रू। तो क्या कह रहे हैं कि उस वक्त और फिर अभी जाकर अलीम खान साहब को नवाजा गया। अब सर इसका हल क्या है? यानी जितना पानी अंदर चला गया है, अब क्या हुकूमत को लोगों को कंपनसेट करना चाहिए? ये जमीन अब कैसे खाली होगी? अब इस दरिया का हल क्या निकाला जाएगा? क्योंकि अगले साल के बारे में पीडीएम में तो कह रहा है कि 22% मजीद सैलाब आना, मजीद बारिशें होगी। देखिए बात यह है कि अब तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है ना। आप देखिए जिस जिस मुल्क को हम गाली देते हैं, अब दुबई की हम बातें अक्सर करते हैं जी, दुबई में ये वो है। दुबई में आपको पता है जो ज़मीन का जो वहाँ पे दुबई लैंड अथॉरिटी है, उनका रूल ये है कि वो एस्क्रो अकाउंट्स खुलवा कर सोसाइटियों को मकान बनाने की इजाज़त देती हैं, कि कल अगर इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो फिर हुकूमत उनके नुकसान की भरपाई करती है। अब देखिए अलीम खान साहब की तरफ से एक तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कहा गया कि जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करेंगे। बट इज दैट इनफ? बिकॉज आपने लोगों को जो है रिवर बेड के ऊपर, रिवर की जमीन के ऊपर जमीन बेच दी। अब अगर कानून सही नाफिज हो तो इनके ऊपर तो एंटी करप्शन के पर्चे होने चाहिए। ना सिर्फ इनके ऊपर बल्कि उन सरकारी माल के ऊपर जिन्होंने ये अप्रूवल्स दी। देखिए किसी कानून के तहत चाहे आप लॉ भी बदल देना, ये आप कुछ कवानीन ऐसे होते हैं सर, जो बदले ही नहीं जा सकते। रिवर बेड के अंदर कोई शख्स आपको मालकाना हकूक दे ही नहीं सकता, और जो जो मालकाना हकूक देगा वो एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर रहा है। अगर कानून अपना रास्ता लेता है और कानून अपना सही काम करता है तो आज वो लोग पाबंदे सलासल होने चाहिए जिन्होंने ये सोसाइटी बनाई, बेची, अप्रूवल दिया, सब कुछ। क्योंकि इसमें जो बंदा है जिसने, देखे ना, 5 मरले की मकान की कीमत वहाँ 2.5 से 3 करोड़ रुपया है। और ये 5 मरले में कौन रहता है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बंदा रहता है। उसने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी बनाकर वहां पे लगा दी और आपने जनाब उसको दरिया में फेंक दिया। तो इस पे सवाल तो बनता है ना जी। अल्लाह ताला बहरहाल जी पंजाब पर रहम करे। और लेट्स से अब इसमें से निकलता क्या है, चूंकि फूड क्राइसिस भी इससे सर एक उठाएगी। एक एक चीज और ऐड कर लें सुराब। एक और नाम भी इनको बड़ा पसंद है, और वो नाम है उस्मान बुजदार का। बार बार नाम लेते हैं। अगर चले हम नून लीग की ये बात भी मान लें कि जी इसकी जो अप्रूवलें हैं वो उस्मान बुजदार ने दी थी या उसके दौर में हुई थी, तो इमरान खान तो चीफ मिनिस्टर नहीं था ना। अप्रूवल तो उस्मान बुजदार करता था। तो किधर है आज उस्मान बुजदार? कोई पर्चा हुआ उसके ऊपर? कोई इंक्वायरी हुई? कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? उस्मान बुजदार तो आज भी माइंस एंड मिनरल्स बेच रहा है बलूचिस्तान में, मैंने सुना है बैठ के। वो तो अनटच्ड है। पकड़ा कौन जाता है? हसान न्याजी, शेर शाह, शाहरेज और इमरान खान और इलीमा खान, ये लोग पकड़े जाते हैं। बुशरा बीवी आपके पकड़ी पास कौन सी जाती है। गिदड़ सिंगी है सर? जी बुजदार साहब के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? उन्हें टच भी नहीं किया गया इस सारे क्राइसिस में। सर, उनके पास वही गिद्दड़ सिंगी है जो जागीर तरीन के पास है, अलीम खान के पास है, ओन चौधरी के पास है, शहबाज शरीफ के पास है, मरीम नवाज के पास है। और वो है सबमिशन की, कि मुल्क में जो निज़ाम राइज है, जो जो जब जब निज़ाम आएगा हम जाके उसी का राग गाएंगे। पहले हम थूकेंगे, फिर हम चाटेंगे, फिर थूकेंगे, फिर चाटेंगे। जो शख्स इस निज़ाम के अंदर फिट बैठा रहेगा वो ये करता रहेगा और वो कामयाब होगा। पाकिस्तान में एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल की सारी बात यहाँ पे आकर ख़त्म होती है। कि थूको चाटो फिर थूको फिर चाटते रहो। जी जी एग्जैक्टली, इसके अलावा तो कोई निज़ाम ही नहीं है पाकिस्तान में।
सर ये जो मरी में मुलाकात हुई है, एक बड़ा पॉलिटिकल इकट्ठ था। मरीम साहब बैठी हुई हैं, मियां साहब बैठे हुए हैं, शबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छी विजुअल्स है। आप लोग सारे क्यों कह रहे हैं कि ये मरी प्लान था? देखें, दो चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि मरी में जो इकट्ठ हुआ वो सिर्फ इन लोगों का इकट्ठ नहीं है, उसके ऊपर इतलात तो ये मेरी खबर नहीं है, और बहुत सारे लोग ये खबरें दे रहे हैं कि वहाँ पे दो जर्नैल भी मौजूद थे। आर्मी चीफ और DGI की तरफ इशारा है। मैंने आल दो इस पे बात की है कि जी मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो बात हुई या वो जो बात तय हुई उस वो बात मेन इंपॉर्टेंट है, और ये बात थोड़ी सी समझने की है। नून लीग में जो, और ये खबर मैं 2 रोज कबल अपने वीलॉग के अंदर तफसील से देख चुका हूँ कि नून लीग के अंदर पिछले कुछ अरसे से ये खबर जो है वो फैलाई जा रही थी, और कुछ लोग जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब हैं वो बांगे दहल आके चैनल्स पे बैठ के कहते थे कि जी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ 5 साल की टेन्योर है, तो 2027 में जनाब इनका टेन्योर खत्म होगा, फिर आगे देखेंगे। नाउ दिस वाज द आइडिया और थिंकिंग ऑफ नवाज शरीफ। अब जो पिंडी वाले हजरात हैं और अपारा वाले हजरात हैं, उन्होंने जनाब ये पैगाम पहुंचाया। जो दो इस वक्त की स्टेक होल्डर्स हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ शरीफ इन दिस सिस्टम, एक मरीम नवाज और दूसरे चाचू शबाज शरीफ, उन्हें ये पैगाम बचाया गया कि मियाँ साहब फिर से शरारतें कर रहे हैं, और ये बार बार जो 2027 की बात कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है। आपको देखें, एक मैं बात बार बार कहता हूं कि जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन होता है नवंबर 2022 में, और उस पर लिखा हुआ है 3 साल के लिए तैनाती, जो कि एज पर रूल एंड लॉ ऑफ दैट टाइम था। फिर 2024 में एक कानून आता है जो वो बदल देता है। नाउ मुझे एक बात बता दीजिए, क्या उस कानून के बदलने के बाद कोई तस्हीह का नोटिस जारी हुआ, जिसको कोरिजेंडम कहते हैं सरकारी जुबान में? नहीं हुआ। क्या कोई नया नोटिफिकेशन जारी हुआ? उसका जवाब है कि नहीं हुआ। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में ऑपरेशन ऑफ लॉ कोई चीज़ नहीं है। आप इलेक्शन जीत के सेनेट का जो मरवजा निज़ाम है उसके मुताबिक जीत जाते हैं, लेकिन जब तक आपका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता, आपसे चेयरमैन सेनेट हलफ नहीं ले सकता। तो ये नोटिफिकेशन तो दरकार है। और ये बात अगर मुझ जैसे नाचीज़ को पता है, तो ये बात वो लोग जो जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की अपॉइंटमेंट्स में अपने कंधे के ऊपर तारे उस वक्त लगाए जब सितारों का हाल बेहतर होता था, तो फिर उन्होंने भी तो ये सोच के रखा हुआ है ना। देखें, अब अगर ऑप्शन देखी जाए तो इस वक्त इस इंटरप्रिटेशन से दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि जो राना सनाउल्लाह कहता है वो मान लें, तो उसमें तो आर्मी चीफ का नुकसान है कि 2027 में जनाब वो ख़त्म हो जाएंगे। जबकि जो बात मैं कह रहा हूँ वो असल में वही बात है जो उनके दिल में भी है और उनका प्लान भी है, कि वो पहले वाला नोटिफिकेशन जो है वो तो एक्सपायर कर जाएगा नवंबर 2025 में। तो फिर जो नया कानून है उसके मुताबिक जो इनको एक्सटेंशन मिलेगी दैट विल लास्ट टिल 2030। और फिर नए वाले कानून में एक और पख भी है, और वो पख ये है कि एक एक्सटेंशन के बाद दूसरी एक्सटेंशन तकरीबन मिल सकती, उसमें फेडरल गवर्नमेंट चाहिए। अच्छा, जब मिल जाएगी तो फिर 2030 के अंदर 5 और डालें तो 35 तो हो गए ना सर। तो आप इस वक्त 13 साल की प्लानिंग करके रखें, बाल आपके मेरे जैसे होंगे तो उसके बाद कोई बात बनेगी। सर जी, मुझे ये बताएं इसी के साथ जुड़ी हुई बात, कि इमरान रियाज खान साहब ने अपने एक वीलॉग में कहा कि शायद मरी में ये बात डिस्कस हुई है कि इमरान खान को मुकम्मल न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद, आप देखें ना, राना सोनाला साहब भी मोहम्मद मालिक साहब के शो में आकर कहते हैं ये फितना है, ये फसाद है। और उन्होंने कहा कि ये पार्टी अगर निकलती है असेंबली से बाहर तो कोई मसला नहीं है, पूरी पार्टी को ही साइड लाइन कर दे। मरीम साहबा कहती हैं मुल्की मुफादात में बहुत बड़े फैसले करने पड़ेंगे। तो क्या ये डिस्कशन मौजूद थी कि इमरान खान बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो? देखिए, मेरे पास तो इस किस्म की कोई इतला नहीं है। अगर इमरान रियाज साहब ने खबर की है तो उनके पास ज़रूर कोई सोर्स होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा, और कितना आपने न्यूट्रलाइज करना है? एक इंसान के हाथ में जितना न्यूट्रलाइजेशन होता है वो तो आप इमरान खान के करके देख चुके। आज भी 4 महीने बाद भी उसके पास कोई बंदा भेजते हैं तो वो 2 मिनट में आपके 4 महीने के बयाने की जई तई फेर देता है। तो बाकी तो उसके बाद वाला जो है सिलसिला तो वो जान लेने का है। तो जान का तो जो जो जिस बंदे का ईमान है वो चाहे आयतें सुनाता हो या ना सुनाता हो, जिस जिसका ईमान है वो ईमान यही कहता है कि जान जो है वो अल्लाह के हाथ में है। लेने वाला भी वो है तो देने वाला भी वो है। उसके लिए कोई इंसान कोई मानी नहीं रखता, कोई जर्नैल कोई सियासतदान कोई लोग मानी नहीं रखते। वो अल्लाह के हाथ में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस किस्म की कोई बात हुई भी है तो वो कुछ मजीद इमरान खान के साथ कर सकते हैं। उसका तो पूरा खानदान आपने जेल में डाल दिया, उसके साथ आपने 200 केस बना दिए, सब कुछ कर लिया, और क्या कर सकते हैं आप उसके साथ? अभी तो आपके साथ उसने जो कुछ करना है वो करेगा, आप तो सब कुछ कर गुजरे। सर ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में राणा साहब टेलीविजन के ऊपर आकर, और मुख्तलिफ लोग ये बल्कि साफी भी ये कहते रहे कि मियां साहब कभी भी खुश नहीं हुए किसी भी मिलिट्री चीफ को एक्सटेंशन देते हुए। मियां साहब बड़ा बुरा मान जाते हैं।
क्या ये बात दुरुस्त है सर? नहीं सर, ये बात सिर्फ अभी भी ये आधा सच है। मियाँ साहब तो किसी को कुछ दे के कभी खुश नहीं हुए, ना ही एक्सटेंशन दे के खुश हुए। और मियाँ साहब आज तक किसी को चीफ बनाकर भी खुश नहीं हुए। अगर आप माजी में देखें तो जिस जिसको मियाँ साहब ने चीफ बनाया उससे अगले दिन ये नाराज हुए। ताज़ा तरीन मिसालें जो थी वो मुशर्रफ की और जनरल कमर जावेद बाजवा की थी, तो वो खुश नहीं हुए। और सबसे ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो जनरल आसिम मनीर की है। क्योंकि जो लंदन प्लान के अगर आप बात के ऊपर जाएं तो उस प्लान का हिस्सा तो यही था कि वो आर्मी चीफ बनेंगे तो ये वजीर आजम बनेंगे। वो आर्मी चीफ बन गए, बल्कि फील्ड मार्शल बन गए। मियाँ साहब के साथ तो ज्यादती हो गई। तो मेरा वोट इस सारे मामले में यकीन जानिए मियाँ साहब के साथ है। उसकी वजह यह है कि वो उनको आज तक सच्ची मोहब्बत नहीं मिली किसी आर्मी चीफ से। और सर ये समझाएं कि अगर आपके मुताबिक, आपकी खबर के मुताबिक, अगर 13 सालों तक ये सारा मामला या निज़ाम इसी तरह से चलना है, तो फिर क्या इलेक्शंस होंगे, नहीं होंगे? फिर डेमोक्रेसी जो बाजाहिर मौजूद है, जो कम से कम एक डेमोक्रेसी का कवर है हमारे सामने, ये कंटिन्यू करेगा? ये इसका क्या करना है? सर देखें, ये जो इस वक्त जो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है ना, ये तो डेमोक्रेसी है। और इस किस्म का जिस तरह का 2024 का इलेक्शन हुआ है, इस तरह का एक और इलेक्शन करा लेंगे। ये निज़ाम तो ऐसे ही चलेगा ना। देखिए, जब एक एब्सोल्यूटिज्म हो गया हो मुल्क के अंदर और आप एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन चुके हों, तो उसके बाद इलेक्शन हो ना हो, असेंबलियां हो ना हो, वो क्या मानी रखते हैं? मुझे आज बताइए ना कि क्या आज का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसकी क्या हैसियत है मोहसिन नकवी के आगे? कोई हैसियत नहीं है। इस मुल्क में सियासी तौर पर वही होता है जो मोहसिन नकवी चाहता है। तो ये बात मैं तो नहीं कर रहा, ये बात तो राना सनाउल्लाह ने की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वजीर दाखिला बना हुआ है, वरना वो चाहे तो वजीर आजम भी बन सकता है। और हाँ ये वो हकीकत है जो इस वक्त आपकी सियासत की और डेमोक्रेसी की हकीकत है। तो इसको मान लें तो अच्छी बात है। कुछ लोग तो मान ही बैठे। सर, ये इमरान खान ने इतना सख्त ट्वीट क्यों किया जब ऑप्टिक्स मिल रहे थे कि पूरी फैमिली को मिलवाया जा रहा है, बहनों को मिलवाया जा रहा है, 3-4 घंटे की मुलाकात हुई? इतना सख्त गुफ्तगू, इतनी सख्त ट्वीट इमरान खान ने क्यों करवाई? जी, इसलिए इमरान खान ने करवाई क्योंकि दिस इज़ व्हाट इमरान खान इज़। आपको अगर ये लगता है कि इमरान खान वक्त और हालात के मुताबिक अपना स्टांस ऊपर नीचे कर सकता है, तो इमरान खान वो सियासतदान नहीं है। इमरान खान दरअसल एक सियासतदान भी नहीं है। इमरान खान एक लीडर है। वो इस वक्त अपनी कौम की तामीर करने में लगा हुआ है, क्योंकि कायदे आज़म को बहुत कम मुद्दत मिली थी इस कौम की तामीर करने के लिए। पाकिस्तान बना, उसके 1 साल के अंदर वो फोत हो गए। उसके बाद से हमें आज तक कोई लीडर नहीं मिला। सियासतदान बहुत बड़े बड़े मिले, मतलब सबसे बड़ा सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, बहुत सारे सियासतदान मिले। लीडर की कमी थी। और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए पाक फौज का कि खान साहब कुछ अरसे के लिए चूँकि सियासतदान बनने चले थे, इन्होंने वापस उनको लीडर बना दिया है। इंशाल्लाह मेरा ये वैसे समझना भी है, मानना भी है कि इमरान खान वो लीडर साबित होगा जिसने इस कौम के जहन में वो पुख्तगी लगानी है, जिसके बाद से फिर आपको लगेगा कि इस मुल्क में सही निज़ाम आएगा, सही जमहूरियत आएगी। फिर कोई जो ताले आजमा है वो फिर टैंकों के साथ आकर इस पर बैठ नहीं सकेगा। बस अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। आप सब लोगों पर सर बड़ी तनकीद भी हो रही है कि आप इस तरह की गुफ्तगू बातचीत कर जाते हैं, लेकिन जो हालात प्रैक्टिकली मुल्क के अंदर बने हुए हैं वो खराब से खराब तर हुए जा रहे हैं। उसमें आवाजें हैं, उसके अंदर डेमोक्रेसी, उसके अंदर रूल ऑफ लॉ सर मजीद श्रिंक करता चला जा रहा है। तो फिर कहां पर देखिए, जाकर महसूस होगा कि कुछ ना कुछ ये रिवर्स हुआ है, ये चीजें ठीक हुई हैं? देखें, जो इस पे जो तनकीद करने वाले हैं वो तनकीद करने वाले लोग हैं जो इस वक्त फौजी बूटों और टैंकों के नीचे लेटे हुए हैं। और हमारे जैसे जो लोग बैठकर जो कहते हैं कि देखो वो इस वक्त फौजी बूट और टैंक के नीचे लेटा हुआ है, ये इसके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो कहता है यार तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे स्पेस है, मैं इस बूट के नीचे, यकीन करो नीचे घास के मेरे दरमियान में थोड़ी सी स्पेस है, तुम मुझसे वो स्पेस भी लेना चाहते हो। तो इस वक्त जो हम पे तनकीद है वो दरअसल यही है।